हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नौजवान का वीडियो काफी वायरल हुआ। इसमें वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ ऐसी बातें कह रहा था जो आज के माहौल से आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग थीं। और उस एक वीडियो ने नेहरू की लेगेसी पर एक पूरी नई बहस शुरू कर दी है। तो सवाल यह है कि एक तरफ जो प्रोपेगेंडा है और दूसरी तरफ जो इतिहास है, इसमें सच क्या है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। लेकिन देखिए, बात सिर्फ राय की नहीं है। राय तो किसी की कुछ भी हो सकती है। हमें फैक्ट्स देखने होंगे, और वो भी सीधे प्राइमरी सोर्सेज से। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये दावे सिर्फ हीरो पूजा हैं या वाकई में इतिहास हैं। चलिए ओपिनियन को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि दस्तावेज क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, नेहरू का व्यक्तिगत त्याग। अक्सर ये बात होती है। तो सवाल है कि भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने सच में कितनी बड़ी कीमत चुकाई। इस दावे को परखने के लिए हमें सीधे आर्काइव्स यानी अभिलेखागार में जाना होगा। और जो जवाब मिलता है वो एक नंबर है, 3262। और ये कोई अंदाज़ा नहीं है, ये पीएमओ आर्काइव्स का ऑफिशियल डेटा है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जिंदगी के कुल 3262 दिन ब्रिटिश जेलों में काटे, मतलब करीब करीब पूरे 9 साल। और ये कोई हाउस अरेस्ट या नज़रबंदी नहीं थी, ये नैनी, अल्मोड़ा, देहरादून जैसी जेलों की आप कह सकते हैं सख्त कैद थी। आज के पॉलिटिकल माहौल में इस त्याग को समझना शायद थोड़ा मुश्किल है। जैसा कि वरुण गांधी ने 2016 में एक बात कही थी कि अगर आज कोई उन्हें जेल में डाल दे और कहे कि 15 साल बाद प्रधानमंत्री बना देंगे, तो वो कहेंगे भाई मुझे माफ कर दो। तो ये एक ऐसी कीमत है जिसकी आज कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। मतलब नेहरू का ये बलिदान सिर्फ कोई पॉलिटिकल मूव नहीं था, ये उनकी जिंदगी के सबसे अहम, सबसे कीमती सालों का समर्पण था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नेहरू ने जेल में सिर्फ वक्त नहीं काटा, उन्होंने उस अकेलेपन का, उस एकांत का इस्तेमाल भारत की एक बौद्धिक नींव रखने में किया। सोचकर देखिए, अहमदनगर किले की एक काल कोठरी में बैठकर कोई द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब लिख रहा है। ये वो किताबें हैं जिन्होंने आज़ाद भारत के आइडिया को एक तरह से शेप दिया। अब आते हैं एक ऐसे विरोधाभास पर जो सच में हैरान कर देता है। विंस्टन चर्चिल, वो इंसान जो भारत की आज़ादी के सबसे बड़े विरोधियों में से एक था, उनका नजरिया नेहरू के लिए कैसे बदला, ये कहानी भी दस्तावेजों में दर्ज है। एक तरफ चर्चिल्स थे जो भारतीयों को बीस्टली पीपल विद अ बीस्टली रिलीजन कहते थे, मतलब एक वहशी धर्म वाले वहशी लोग। ये उनके अपने शब्द थे। लेकिन आज़ादी के बाद वही चर्चिल जब प्रधानमंत्री नेहरू से मिले तो उनके सुर बिल्कुल बदल गए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ये दर्ज है कि चर्चिल ने नेहरू से कहा था, हमने आपको इतने साल जेल में रखा, फिर भी आपके अंदर हमारे लिए कोई कड़वाहट नहीं है। और इस पर नेहरू का जो जवाब था वो उनकी पूरी राजनीति की नींव को दिखाता है। उन्होंने चर्चिल से कहा, महात्मा गांधी ने हमें 2 बातें सिखाई हैं, नफरत न करना और डरना नहीं। और ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये गांधी के दर्शन का, उनकी फिलॉसफी का निचोड़ था, जिसे नेहरू ने पूरी तरह से अपने अंदर उतार लिया था। और ये जो न डरने वाली बात थी, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। जनवरी 1948 का एक वाकया है, एक आई विटनेस अकाउंट है जो द सिटीजन में छपा था। ये इसका जीता जागता सबूत है। उसमें लिखा है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक दंगाई भीड़ एक मुस्लिम शख्स पर हमला कर रही थी, और तब देश के प्रधानमंत्री नेहरू अपनी सिक्योरिटी की जरा भी परवाह किए बिना एक पुलिस वाले से डंडा छीनकर उस भीड़ में कूद पड़े और उस आदमी की जान बचाई। ये असल निडरता थी। अच्छा, आज के दौर में एक और कहानी बहुत चलती है कि नेहरू और सरदार पटेल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। हाँ, ये बहुत पॉपुलर नैरेटिव है। लेकिन सवाल वही है, क्या ऐतिहासिक दस्तावेज भी यही कहानी बताते हैं? चलिए, इस दावे को किसी और से नहीं बल्कि खुद सरदार पटेल के शब्दों से परखते हैं। पहला सबूत हमें मिलता है 1935 से। इलाहाबाद में सरदार पटेल ने एक भाषण दिया था और उनके शब्द थे, किसानों की किसी ने इतनी सेवा नहीं की है जितनी पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बीमार पत्नी कमला नेहरू ने की है। हम उनकी मदद के बिना एक कदम भी कैसे बढ़ा सकते हैं? अब खुद सोचिए, क्या ये किसी दुश्मन या प्रतिद्वंद्वी की भाषा है? नहीं, ये एक साथी के लिए गहरा सम्मान है, और ये भी कि वो उन पर कितना निर्भर थे। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। पटेल का ये सम्मान वक्त के साथ और भी गहरा हुआ। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद उन्होंने अपने और नेहरू के रिश्ते को अनब्रेकेबल कॉम्बिनेशन यानी अटूट संयोजन बताया।
यही नहीं, 1949 में नेहरू अभिनंदन ग्रंथ में उन्होंने नेहरू को राष्ट्र की मूर्ति और जनता का नायक तक कहा। ये सब रिकॉर्ड पर है। अटूट संयोजन, ये शब्द खुद सरदार पटेल ने एक खत में इस्तेमाल किए थे, और ये खत आज भी सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस वॉल्यूम 3 में मौजूद है। कोई भी जाके देख सकता है। ये एक दस्तावेज ही इस बात को पूरी तरह खारिज कर देता है कि उनके बीच कोई गहरी दुश्मनी थी। हाँ, उनमें वैचारिक मतभेद थे, बिल्कुल थे, लेकिन मनभेद वो बिल्कुल नहीं था। और अब हम उस सबूत पर आते हैं जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा वजन रखता है। ये शब्द हैं नेहरू के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधियों में से एक, अटल बिहारी वाजपेयी के, जो उन्होंने नेहरू की मृत्यु के बाद संसद में कहे थे। और ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई कांग्रेसी नेता नहीं बोल रहा था, ये जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द थे। 1964 में लोकसभा में नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा था, भारत माता आज शोकमग्न है, उसने अपना सबसे लाडला राजकुमार खो दिया है। एक सपना अधूरा रह गया, एक गीत मौन हो गया। वाजपेयी जी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने नेहरू की तुलना सीधे रामायण के महाकाव्य से कर दी। उन्होंने कहा, पंडित जी के जीवन में हमें वाल्मीकि की गाथा में पाए जाने वाले महान भावों की झलक मिलती है। सोचिए, एक राजनीतिक विरोधी अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी गाथा का हिस्सा बता रहा है। ये एक असाधारण सम्मान था। वाजपेयी जी का ये भाषण असल में उस दौर की राजनीति की आत्मा को दिखाता है। उस वक्त नेताओं में वैचारिक मतभेद तो होते थे, लेकिन पर्सनल नफरत यानी मनभेद नहीं होता था। और ये आज की राजनीति के लिए एक बहुत गहरा सबक है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये सारे दस्तावेज हमें क्या बताते हैं? शायद सबसे बड़ा निष्कर्ष उनके एक समकालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के शब्दों में है। एटली का मानना था कि नेहरू का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उस दौर में जब दुनिया के कई नए आज़ाद देश तानाशाही की तरफ मुड़ रहे थे, तब नेहरू ने भारत को मजबूती से लोकतंत्र के रास्ते पर बनाए रखा। तो आखिर में बात यही है कि इतिहास किसी की पूजा करने या किसी को विलन बनाने के लिए नहीं होता। इतिहास का मकसद बस ये समझना है कि हम आज जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे। दस्तावेजों की रोशनी में देखें तो नेहरू ना तो कोई देवता थे और ना ही कोई दानव। वो आधुनिक भारत के एक आर्किटेक्ट थे, एक निर्माता थे, जिनकी ताकत और कमजोरियों को दोनों को फैक्ट्स के आधार पर ही समझा जाना चाहिए। तो एक सवाल हम सबके लिए है, आज के इस दौर में जहां हर तरफ सिर्फ ओपिनियन और नैरेटिव का शोर है, किसकी आवाज ज्यादा बुलंद होनी चाहिए, ट्वीट्स की या फिर आर्काइव्स में रखे दस्तावेजों की?